हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। आप सोच रहे होंगे कि सर आपके लेक्चर तो हमेशा लेट आ रहे हैं, पर आप लिख रहे हो एवरी डे 10 AM। बट मैं क्या है 3-4 दिन से मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इस कारणवश ये लेक्चर लेट हो रहे हैं। वैसे रेगुलरली जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगा और ज़्यादा अच्छा रिकवर हो जाऊंगा, जब नॉर्मल हो जाऊंगा, तो रेगुलरली आपको 10 AM पर ही लेक्चर मिलेगा। इवन जब मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव ही पढ़ाऊंगा 9:30 AM से, मीन्स 9:30 से लाइव ही आऊँगा और ये न्यूज़पेपर लाइव पढ़ाऊंगा। क्लियर? अभी सब्सक्राइबर कम है, इस वजह से मैं अभी लाइव नहीं आ रहा हूँ। आज लेक्चर लोडेड है इसलिए आ रहे हैं। क्लियर? वैसे ही अपन लाइव आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले बताऊंगा टर्की ऑन कश्मीर इशू इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखो दोस्तों, जब से हमारे इंडिया ने 370 आर्टिकल हटाया है 2019 से, जब से 370 आर्टिकल हटाया है कश्मीर के अंदर से, जब से ही ये कंट्री टर्की अर्डोगन जहाँ के प्रेसिडेंट है, ये बकबक कर रहा है। यूनाइटेड नेशन में हर साल कश्मीर के ऊपर कुछ ना कुछ बोलता है, पर इसको इतना नहीं पता कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, कोई भी इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो अपन डिटेल में जानेंगे ये कब से बकबक कर रहे हैं। ठीक है? देन आफ्टर 3 सुपर कंप्यूटर, अभी इंडिया ने 3 सुपर कंप्यूटर बनाए थे अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन में, और ये सुपर कंप्यूटर कहाँ डिप्लॉय करे गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? देन आफ्टर बाइडन ने $8 बिलियन दिया है यूक्रेन को। ये पर्सन बाइडन जो है यूएसए का, ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है लड़ाई कराने का। ये नहीं चाहते कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई खत्म हो, बराबर पैसे दे जा रहा है, बराबर मिलिट्री इक्विपमेंट, आर्म एंड एम्यूनिशन दे जा रहा है। किसको? यूक्रेन को, कि तू लड़। ये प्रमोट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। इवन देखो, ठीक है, पीस टॉक कराइए, आप बैठ के बातचीत करवाइए। ये ऐसी तरह पैसे देके लड़ने के लिए पैसे दे रहे हो आप, $8 बिलियन दिया है आपने, और इवन आर्म एंड एम्यूनिशन भी दे रहा है यूक्रेन को लड़ने के लिए, तो ये गलत है। क्लियर? इसको डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर इंडिया एडवाइज नेशन टू लीव लेबनान। देखो, लेबनान कंट्री के अंदर अभी क्या हुआ कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया, बॉम्बिंग कर दी एयरली। क्लियर? इससे क्या हुआ कि हमारे इंडियन एम्बेसी और इंडियन हायर अथॉरिटी ने जितने भी नेशन लेबनान में रह रहे हैं, जैसे 3000 हमारे इंडियन ओरिजिन पीपल लेबनान कंट्री में रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए, एडवाइस करिए कि आप इंडिया वापस आ जाइए। अब लेबनान कंट्री सेफ नहीं है, क्योंकि इसराइल वहाँ पर एयर बॉम्बिंग कर रही है। क्लियर? हजबुल्ला बेस कैंप पर ये एयर बॉम्बिंग करी जा रही है। अब इसका रिटेलिएशन क्या है डिटेल में जानेंगे। क्लियर? देन आफ्टर हम जानेंगे G4 मीटिंग। देखो, G4 आप जानते हो ग्रुप है 4 कंट्रियों का, जिसका मेन मोटिव था मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? देन आफ्टर ग्लोब नेटवर्क क्या है? करप्शन और जो फाइनेंसिंग होती है टेररिज्म के लिए, करप्शन हो गया, या फिर वी कैन से असेट रिकवरी, इसके लिए ग्लोब नेटवर्क बना था G20 के जरिए। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? क्या है, चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्की के प्रेसिडेंट है अर्डोगन। कौन है? अर्डोगन। ये पर्सन वी कैन से इंडिया एब्रोगेट आर्टिकल 370। जब से इंडिया ने आर्टिकल नंबर 370 हटाया है 2019 में, हमारे इंडिया ने आर्टिकल नंबर 370 को हटा दिया था। जब से टर्की का प्रेसिडेंट हर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये इंडिया के खिलाफ या फिर वीकेंड से कश्मीर के लोगों पर हमेशा इशू बोलता है। हमेशा पाकिस्तान का काम क्या है? पाकिस्तान तो ठीक है, चलो बोल भी रही है वो, क्योंकि एक ही बात पड़ रही है कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आता कि उसके पास जितना भी पार्ट है वो पार्ट तो संभल नहीं रहा है। वहां के तो लोग भूखे मर रहे हैं और कश्मीर चाहिए इसको। कश्मीर के लोग और भूखे मरेंगे। कश्मीर के लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान से जितना पार्ट है वो तो संभल नहीं रहा है, वो तुम्हें क्या संभालेंगे। क्लियर? तो भुखमरी मची हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मैं समझता हूं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोल रहा है। क्लियर? उसका तो बोलने का मुझे लाजमी लगता भी है, पर मुझे टर्की का समझ में नहीं आता, टर्की क्यों कश्मीर के इशू पर हर साल बोलता है, बट इस साल इसने कुछ नहीं बोला।
इस साल इसने कुछ नहीं बोला। अब वो क्यों नहीं बोला, इसका कारण क्या है? तो टर्की को क्या है दोस्तों, ब्रिक्स का मेंबर बनना है। टर्की जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। और ब्रिक्स आप जानते हो कितनी कंट्रियों का ग्रुप है? ये बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। क्लियर? और आप जानते हो कि इंडिया भी एक मेन कंट्री है इस ग्रुप में, और टर्की बनना चाहता है इसका मेंबर, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने इसको इनवाइट किया है, अर्डोगन को। रशिया में इसकी मीटिंग होने वाली है ब्रिक्स की, कजान में, और इनको इनवाइट किया है टर्की को, और टर्की बनना चाहता है ब्रिक्स का मेंबर। इसलिए इसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर के इशू पर कुछ नहीं बोला। इस बार 79th ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि न्यूयॉर्क में हो रही है, समिट फॉर फ्यूचर, इसमें अर्डोगन ने इस कश्मीर के इशू पर कुछ नहीं बोला। ये बराबर 2019 से बोल रहा है। 2019 में बोला, 2020 में बोला, 2021 में बोला, 2022 में बोले इनने, 2023 में बोला कश्मीर का इशू, 2024 में ये कुछ नहीं बोले कश्मीर पर। क्यों नहीं बोले? क्योंकि इसको ब्रिक्स का मेंबर बनना है, इनको ब्रिक्स ज्वाइन करना है, टर्की कंट्री को। समझ रहे हो? जो इस्तांबुल है ना, इस्तांबुल, ये टर्की कंट्री, इसको ब्रिक्स ज्वाइन करना है। अब इंडिया इसको बनने देगी कि नहीं देगी, आप बताइए। इसने इतना विरोध किया इंडिया का यूनाइटेड नेशन में, मींस इंडिया को इतना गंदा दिखाया है हर बार कि कश्मीर के ऊपर इतना बोला है। अब ये इंडिया इसको बनने देगी ब्रिक्स का मेंबर? ये बनने लायक है ब्रिक्स का मेंबर? अगर ब्रिक्स का मेंबर बन गया टर्की, तो आपको लगता है ये इंडिया का सपोर्ट करेगा? हालांकि मैं मानता हूं कि रशिया और टर्की अच्छे दोस्त हैं। क्लियर? रशिया ने स्टेटमेंट दिया था कि जो पीस कॉन्फ्रेंस टर्की में हुई थी वो सक्सेसफुल है एज कंपेयर टू द स्विट्जरलैंड में पीस कॉन्फ्रेंस यूक्रेन और रशिया के ऊपर चल रही थी जो। हालांकि मैं जानता हूं रशिया और टर्की अच्छे दोस्त हैं, बट आपको लगता है कि ये इंडिया का सपोर्ट करेगा ब्रिक्स में आने के बाद? बिल्कुल नहीं करेगा। ये बराबर पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान के इतनी अच्छी दोस्ती है, इसको क्या करना कश्मीर से? और इनको यह समझ में नहीं आता कि हमारा भारत का संविधान है, भारत के संविधान को तुम कैसे तोड़ सकते हो? वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। इंडिया के इंटरनल अफेयर के डिसीजन सिर्फ इंडिया ही ले सकती है, दूसरा कोई एक्सटर्नल अफेयर नहीं आ सकता। यह समझना चाहिए इस कंट्री को। ये बिना वजह 3-4 साल से कश्मीर के इशू पर बोला जा रहा है, बोलता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। अब इन्हें नहीं बोला क्योंकि इसकी अटकी है, इसको ब्रिक्स का मेंबर बनना है, और इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं इंडिया इसको बनने देता है कि नहीं बनने देते। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है 3 सुपर कंप्यूटर। अभी देखो इंडिया ने अभी 3 सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। इंडिया ने 3 सुपर कंप्यूटर बनाए हैं जिनका नाम है परम रुद्र। परम रुद्र के नाम से 3 सुपर कंप्यूटर बनाए हैं, और मोदी साहब ने ये 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च भी कर दिए हैं, मींस इंस्टॉल कर दिए हैं 3 डिफरेंट लोकेशन पर। कहां पर? एक लॉन्च किया है दिल्ली में, दूसरा लॉन्च किया है पुणे में, एंड नेक्स्ट करा है कोलकाता में। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर सिटी में क्या बीच में लगा दिए क्या? वो भी बताऊंगा, बेफिक्र रहना, बताऊंगा मैं सब आपको। क्लियर? तो जो पुणे में सेटअप किया हुआ है वो सेटअप किया है ज्ञान मैट्री, वी कैन से रेडियो टेलीस्कोप। क्लियर? ज्ञान मैट्री रेडियो टेलीस्कोप में इसको करा है, क्या करा है? डिप्लॉय किया है पहला सुपर कंप्यूटर। दूसरा है दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेशन सेंटर, दूसरा यहां पर डिप्लॉय किया है सुपर कंप्यूटर। और तीसरा करा है कोलकाता में एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, यहां पर कराए। ये 3 लोकेशन पर 3 सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए हैं। क्लियर?
अब क्वेश्चन बनता है ये किसने इंस्टॉल करे हैं, और मोदी साहब जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। क्लियर, 3 सुपर कंप्यूटर। और ये बने कौन से मिशन के अंदर है, तो आप जानते हो कि इंडिया का एक मिशन आया था, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, और इस मिशन का मेन मोटिव था कि सुपर कंप्यूटर बनाना इंडिया के अंदर, और ये तीनों सुपर कंप्यूटर इंडिजीनियस है। क्या है दोस्तों, ये तीनों सुपर कंप्यूटर इंडिजीनियस है, मींस हमारे भारत में ही बने हैं, हमने किसी कंट्री से इंपोर्ट नहीं किया। ये तीनों सुपर कंप्यूटर इंडिजीनियस है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए ये सुपर कंप्यूटर करेंगे क्या। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं, इसका काम होगा कि वेदर फोरकास्टिंग, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च, फिजिक्स, ईटीसी, ये तीनों सुपर कंप्यूटर इसलिए यूज करे जाएंगे। आप समझ गए होंगे, ये तीनों सुपर कंप्यूटर 3 साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में सेटअप करेंगे। कहां पर सेटअप करेंगे, 3 साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। क्लियर, 3 साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में सेटअप करे गए हैं ये 3 सुपर कंप्यूटर। तो देखो हमारा इंडिया कितना प्रोग्रेस करता है आ रहा है, इवन इसमें सुपर कंप्यूटर डिप्लॉय करे गए हैं। और आप देखिए पेटाफ्लॉप, इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी होगी वो पेटाफ्लॉप में जाएगी, टेराफ्लॉप नहीं, ये पेटाफ्लॉप। आप देखिए ये कितने सुपर कंप्यूटर हैवी कैपेसिटी के होते हैं, कितनी रिसर्च कर सकते हैं। और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे इंडिया ने अभी 3 सुपर कंप्यूटर बनाए हैं जो कि डिप्लॉय करे गए हैं 3 सिटियों में। दिल्ली में, जो कि दिल्ली में कहां पर, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेशन सेंटर में। दूसरा सेटअप करा है पुणे में, पुणे में कहां पर, ज्ञान माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप में। और तीसरा सेटअप करा है कोलकाता में, कोलकाता में कहां पर, एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। ये तीनों सेंटर में तीनों सुपर कंप्यूटर डिप्लॉय करे गए हैं, इंस्टॉल करे गए हैं। और इसको इनॉग्रेशन किया है हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने डिप्लॉय करे हैं। और ये तीनों इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर हैं, मींस हमारे भारत में ही बने हुए हैं, ये किसी कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प से नहीं बने। और ये बने हैं, इसका नाम है परम रुद्र नाम से नाम है तीनों सुपर कंप्यूटर के। और ये नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंडर बने हैं। तो याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका कॉल्ड फॉर कंसर्टेड एक्शन अगेंस्ट ऑल यूएन लिस्टेड टेररिस्ट। देखो दोस्तों, आप जानते हो कि दिन प्रतिदिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों की टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ते जा रही है। आप जानते हो कि अभी वर्ल्ड परेशान क्यों है, एक तो परेशान है टेररिस्ट से, टेररिस्ट एक्टिविटी, और दूसरी परेशान है प्रॉक्सी वार। क्या होता है प्रॉक्सी वार? प्रॉक्सी वार होता है कि पीछे से सपोर्ट करना, जैसे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जैश ई मोहम्मद, लश्कर ई तैयबा, आईएसआई और कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अल कायदा। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पाकिस्तान खुद सपोर्ट करती है, उनको बैक देती है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी करें इंडिया के अंदर। कहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी करें, इंडिया के अंदर ये टेररिस्ट एक्टिविटी करें। तो वो पाकिस्तान प्रॉक्सी वार कर रही है। क्या कर रही है, जब बैकवर्ड से स्टेट सपोर्ट करे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगेंस्ट एनी एनिमी कंट्री और एनी कंट्री, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉक्सी वार। क्या कहते हैं, प्रॉक्सी वार। तो आप समझ रहे होंगे कि टेररिस्ट एक्टिविटी और प्रॉक्सी वार। क्लियर। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि अभी आप जानते हो कि यूनाइटेड नेशन
जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी। कहाँ चल रही थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी इन न्यूयॉर्क। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और इस मीटिंग का नाम क्या था? समिट फॉर फ्यूचर। समिट फॉर फ्यूचर इसका ये नाम था। क्लियर? अब दोस्तों क्या है कि आप जानते हो कि ब्रिक्स की कुछ कंट्रियां हैं, ये अच्छे दोस्त हैं ब्रिक्स की कंट्रियां, जैसे ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका। क्लियर? इन तीनों ने क्या किया है? इन तीनों ने यूएन से, यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करी है कि आप कोई ऐसा एक्शन लीजिए जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अल कायदा। कौन कौन सी? अल कायदा, लश्कर ई तैयबा, जैश ई मोहम्मद और ISETC एंड इसकी एंटिटीज, इनकी एक एंटिटीज भी होंगी, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यूएन से रिक्वेस्ट करी है तीन कंट्रियों ने, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। इन तीन कंट्रियों ने रिक्वेस्ट करी है कि यूनाइटेड नेशन कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन लिस्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि वो क्या कर रही हैं? वो टेररिस्ट एक्टिविटी फैला रही हैं। और दूसरी कंट्रियों में, जैसे मैंने एग्जांपल दिए, लश्कर ई तैयबा, ISIS और जैश ई मोहम्मद, और वीकेंड से, और कई सारी इसकी एंटिटीज हैं, कई सारी हैं, अल कायदा हो गई, ISIS हो गई, लश्कर ई तैयबा, जैश ई मोहम्मद, ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की टेररिस्ट एक्टिविटी फैला रही हैं। क्लियर? और इवन इन्होंने एक अच्छी बात भी बोली कि ये जो एक्शन लिए जाएंगे टेररिस्ट के खिलाफ, वो सिर्फ ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ऑर्डर के हिसाब से ही लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप टेररिस्ट के नाम पर इनोसेंट लोगों को मार रहे हो। क्या है? आप टेररिस्ट के नाम पर इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो ये क्या है? ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है। क्या है दोस्तों? ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है अगर आप टेररिस्ट के नाम पर इनोसेंट लोगों को मार रहे हो। तो इनोसेंट लोगों को नहीं मारना है, आप रियल टेररिस्ट जो एक्टिविटी कर रहा है उनको मारना भी नहीं है, मींस ह्यूमन राइट वॉयलेशन नहीं करना। ठीक है? अगर वो डिफेंस में मर जाते हैं तो ठीक है, अरेस्ट कर लीजिए। क्लियर? तो इंटरनेशनल ऑर्डर के हिसाब से ही उनको निपटना है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, जैसे लश्कर ई तैयबा जो कि यूएन लिस्टेड है, लश्कर ई तैयबा, जैश ई मोहम्मद, ISIS, अल कायदा और इनकी एंटिटीज, और जो प्रॉक्सी वार कर रही हैं, और इनसे लड़ना कैसे है? विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल ऑर्डर और द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इन तीनों कंट्रियों ने क्या रिक्वेस्ट करी है यूनाइटेड नेशन से। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है, बाइडेन अनाउंस $8 बिलियन टू यूक्रेन। देखो दोस्तों, मेरा मानना यह है, और आपका भी मानना लगता होगा आपको, कि जो रशिया और यूक्रेन में जो वार चल रहा है, इसका मेन कारण है यूएसए। मुझे लगता है यूएसए इसका मेन कारण है, क्योंकि यूएसए यूक्रेन को पूरा सपोर्ट कर रहा है कि रशिया से लड़िए। इवन इसने अभी $8 बिलियन मिलिट्री एड अप्रूव कर दिया है यूक्रेन को। $8 बिलियन मिलिट्री एड कितना होता है, इसके लिए अप्रूव कर दिया है। इवन इसके साथ आर्म एंड एम्यूनिशन यूएसए बराबर दे रहा है यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए। मान लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का वार हो रहा है, आप जानते हो कि इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री है, पर पाकिस्तान को बैक कौन कर रहा है? अनऑफिशियली देखा जाए तो चाइना बैक कर रही है, चाइना सपोर्ट कर रही है। तो वो मेन कल्प्रिट कौन होगा? जो बैक सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना इसका बैक सपोर्ट कर रही है। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ कंट्रियां पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही हैं। इवन मैंने अभी आपको बताया टर्की का एग्जांपल, कि टर्की क्या करती है, यूनाइटेड नेशन में हमेशा कश्मीर के इशू पर बोलती है। इस बार नहीं बोला इसलिए वो न्यूज में है, नहीं तो ये क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को। क्लियर? अगर कश्मीर का इशू क्यों रिजॉल्व नहीं हो पा रहा? क्योंकि कुछ कंट्रियां इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस कर रही हैं,
इसलिए कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। कश्मीर का इशू बहुत बड़ा इशू नहीं है, इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और इंडिया खुद भी इसको रिजॉल्व कर सकती है। अगर दूसरी कंट्रियां अगर इसमें सपोर्ट ना करें और पाकिस्तान का सपोर्ट ना करें तो पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो कश्मीर के बात पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बात कर ले। पाकिस्तान की बिल्कुल औकात नहीं है इंडिया के सामने। इंडिया क्या है और पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान पे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इतनी औकात है पाकिस्तान की। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो क्या है कि बाइडेन ने अप्रूव कर दिया है, अप्रूव 8 बिलियन डॉलर मिलिट्री एड टू यूक्रेन। यूक्रेन को यूएसए ने 8 बिलियन डॉलर मिलिट्री एड अप्रूव कर दिया है। अब इसी के साथ आप जानते हो कि ये आर्म एंड एम्यूनिशन भी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये यूक्रेन से लड़ सके। यूक्रेन को पैसा इसलिए दिया है क्योंकि ये रशिया से लड़ सके। समझ रहे हो आप मेरी बात को? समझ रहे हो कि रशिया से ये बराबर टिकी रहे, लड़ाई चलती रहे और इनका फायदा होती रहे, और ये रशिया को नीचा गिराने के लिए सिर्फ ओनली ये करा जा रहा है। क्लियर? देखो दोस्तों, अब क्या है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या दिया है, प्रिसीजन गाइडेड गिल्ट बॉम्ब। क्लियर? जिसकी रेंज है 130 किलोमीटर। अब आप देखिए, ये यूएसए ने ये वाला बॉम्ब दिया है यूक्रेन को जिसकी रेंज है 130 किलोमीटर। अब देखिए लड़ाई बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा? लड़ाई कैसे शांत हो जाएगी रशिया और यूक्रेन की? जब तक ये बैक सपोर्ट नहीं होगा, जब तक किसी भी कंट्री को घुटने तो यूक्रेन टेक दे, पर घुटने टेके कब? जब दूसरी कंट्री उसको सपोर्ट कर रही है। वेस्टर्न कंट्रियां पूरी यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। आप देखिए यूएसए पूरा सपोर्ट कर रही है। अगर आप सपोर्ट करना बंद कर दें तो लड़ाई तो अपने आप बंद हो जाए। तो वो अपना मैटर नहीं है, मैटर यह है कि हमें जानना है सिर्फ ओनली 8 बिलियन डॉलर इसको फंड दिया है। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है इंडिया एडवाइस टू नेशन टू लीव लेबनान। देखो लेबनान में फिर से वार स्टार्ट हो गया है, लेबनान और इसराइल में। क्लियर? लेबनान कंट्री है और लेबनान के क्या रह रहे हैं, 3000 इंडियन रहते हैं वहां पर। 3000 इंडियन वहां पर लेबनान कंट्री में रहते हैं। और लेबनान और इसराइल का वार स्टार्ट हो गया है। लेबनान और इसराइल का वार स्टार्ट हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह ये रहते हैं और इसके कैंप पर इसराइल ने बॉम्ब अटैक किया है। इसराइल ने बॉम्ब अटैक किया है। इसराइल बॉम्ब अटैक। क्लियर? तो ये बॉम्ब अटैक जो किया है इससे क्या होगा कि हिजबुल्लाह ने भी क्या करा, रिटेलिएशन किया और उन्होंने भी रॉकेट एंड मिसाइल इसराइल पर छोड़ी, इसराइल की कैपिटल पर छोड़ दी। क्लियर? हालांकि वो फूट नहीं पाई क्योंकि उनको डिटेक्ट कर लिया गया। क्लियर? तो एंटी जो मिसाइल है उन्होंने डिटेक्ट कर लिया इसको और डिस्ट्रॉय कर दिया होगा अपसाइड में। क्लियर? अब दोस्तों क्या है कि ये लड़ाई देखकर कि लेबनान और इसराइल में लड़ाई स्टार्ट होने वाली है, तो इंडियन जो है, जो इंडियन नेशन लेबनान में रह रहे हैं, जैसे 3000 इंडियन हमारे लेबनान कंट्री में रहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करिए इंडिया ने कि आप अपनी कंट्री वापस आ जाइए क्योंकि लेबनान और इसराइल में वार स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? तो देखो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि लेबनान और इसराइल में वार स्टार्ट होने वाला है और इंडियन नेशनों को रिक्वेस्ट करिए कि आप अपनी कंट्री वापस आ जाइए, इंडिया के अंदर वापस आ जाइए। अगर कोई नेशन, कोई नेशनल है, कोई अपना इंडियन ओरिजिन है, वो वापस नहीं भी आ पा रहा है, तो उससे इंडिया ने बोला है कि वो अपनी बेरूत में जो एम्बेसी है इंडिया की, उससे कांटेक्ट में रहे और इवन अपने आप को सेफ रखे, बाहर ना निकले, बिल्कुल भी घर के अंदर ही रहे। क्लियर? ये बोला है, इंडिया ने एडवाइस दिया है। अगर देखा जाए तो इंडिया ने 2006 में एक ऑपरेशन चलाया था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन सुकून। क्या है? 2006 में इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन सुकून। और ये ऑपरेशन क्यों चलाया था? इसका मेन मोटिव था इंडियन एवैक्यूएशन,
इंडियनों को बचाना, वहां से एवोक्यूएशन करना। कहां से? लेबनान में। लेबनान में वार स्टार्ट हुआ था 2006 में, और इंडिया ने अपने 4 नवल शिप भेजे थे, 4 नवल शिप भी भेजे थे, और इवन 12,000 इंडियन को लेबनान से निकाला था। कितने? 12,000 इंडियन को लेबनान से निकाला था। देख रहे हो? तो ऑपरेशन सुकून याद रखना, ऑपरेशन सुकून 2 कंट्री के लिए चलाया था। एक चलाया था लेबनान से अपने सिटीजनों को निकालने के लिए, इंडियनों को, और श्रीलंका में जो सिविल वार चल रहा था, श्रीलंका से भी इंडियनों को निकालने के लिए। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे लेबनान में अभी क्या चल रहा है। इसराइल और लेबनान का वार स्टार्ट हो गया हिजबुल्लाह जी का, और इसी के साथ आप जानते हो कि लेबनान में जो रिटेलिएशन के लिए उनने भी मिसाइल और रॉकेट छोड़े इसराइल की तरफ, और इसराइल तो है ही, आप तो जानते हो इसराइल और गाजा स्ट्रिप के चक्कर में, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 3,000 लोग हैं सिर्फ, ओनली, इजीली आ जाएंगे इंडिया में। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है G4 मीटिंग इन UNGA। देखो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि एक ग्रुप 4 नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप 4 का एक ग्रुप है, और जिसमें 4 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी? इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील। ये 4 कंट्रियां हैं G4 की ग्रुप की। अब इसका मेन मोटिव क्या है? ये ग्रुप बना क्यों था? सबसे बड़ा रीजन है कि ये ग्रुप बना क्यों था, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था कि आप जैसे जानते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ ओनली 5 परमानेंट मेंबर हैं। कितने हैं? 5 परमानेंट मेंबर हैं, और इसी कारणवश इंडिया चाहती थी, कुछ कंट्रियां चाहती थी कि वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर बन जाए, और इसके लिए इंटरनेशनली रिफॉर्म चाहिए, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म चाहिए कि परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर का वीकेंड से स्ट्रेंथ बढ़ सके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और डेवलपिंग कंट्रियों को भी मौका मिल सके कि वो पार्टिसिपेट कर सके इन द इंटरनेशनल इशू। क्लियर? तो आप समझ रहे होंगे कि G4 ग्रुप का बनने का कारण यही था कि ये 4 कंट्रियों ने ग्रुप बनाया था कि हमें कोई ना कोई तो मिल जाए परमानेंट मेंबरशिप किसी भी कंट्री को। और इंडिया आप जानते हो कि बहुत ही हंगर है, क्योंकि इंडिया की दिन प्रतिदिन वैल्यू बढ़ती जा रही है, और आप जानते हो कि इंडिया चाहती है कि मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाऊं। तो G4 ग्रुप ने अभी यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करी है कि आप जल्दी जल्दी इंटरनेशनल रिफॉर्म करें, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल रिफॉर्म करें, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म करें, जिससे क्या हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर की स्ट्रेंथ बढ़ सके। क्या बढ़ सके? परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर की स्ट्रेंथ बढ़ सके। तो G4 का यही मीटिंग है। क्लियर? देन आफ्टर G4 मिली किससे? एक और ग्रुप का नाम याद रखना है, L69 और C10। ये 2 ग्रुप का भी नाम याद रखना। ये C10 जो है ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रियां, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रियां, ये 10 कंट्रियां, और L19 की इंडिया तो मेंबर ही है, इंडिया भी इसकी मेंबर L90 की। तो G4 और L69 और C10 से भी मुलाकात करी G4 ग्रुप ने, इनसे भी मुलाकात करी, और यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की रिक्वेस्ट करी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए, और परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरों की स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। सिंपल थी। देन आफ्टर मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन विल बी साइन बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। देखो मध्य प्रदेश आप जानते हो एक स्टेट है हमारे इंडिया में, मध्य प्रदेश स्टेट है और राजस्थान भी स्टेट है, और दोनों स्टेट एक दूसरे को बॉर्डर टच करती है। क्या करती है? बॉर्डर टच करती है, और कुछ रिवरें मध्य प्रदेश की राजस्थान में जाती हैं, और राजस्थान की रिवर मध्य प्रदेश में भी आती है, कुछ रिवर है। ठीक है? तो दोनों स्टेटों का रिवर बॉर्डर है। क्लियर? तो इसलिए क्या है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान एक रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट साइन करने वाली है। क्या है? मध्य प्रदेश और राजस्थान एक रिवर लिंकेज वीकेंड से प्रोजेक्ट साइन करने वाली है। और आप जानते हो मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। और राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा।
भजन लाल शर्मा। अब इन दोनों ने डिसाइड किया है कि ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे बिटवीन बोथ कंट्री टू लिंकेज रिवर को जोड़ने के लिए एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे। अब वो कौन कौन सी रिवर है, तो देखो दोस्तों, वो है काली सिंध, पार्वती रिवर, और देन आफ्टर चंबल नदी को तो आप जानते होंगे, जो भी बच्चा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है तो उसने चंबल नदी का नाम तो सुना ही होगा। चंबल नदी बड़ी फेमस नदी है। इवन चंबल का पानी कहा जाता है कि चंबल का पानी जिसने पिया है वो आदमी भारत में किसी से भी डर नहीं सकता। जिस भी पर्सन ने चंबल का पानी पिया है वो भारत में या वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए वो किसी से डर नहीं सकता। वो गर्दन कटवा लेगा पर वो झुकेगा नहीं। तो चंबल के पानी में इतनी ताकत है। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, ये नदियां जोड़ी जाएंगी। इन नदियों को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने वाले हैं। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, इसको साइन करने के साथ क्या होगा कि जो भी चंबल का बेसिन वाटर है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इससे क्या बेनिफिट होगा? कई सारे बेनिफिट होंगे। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इरिगेशन। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? इरिगेशन। और दूसरा बेनिफिट होगा इसका कि एनहांस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर। तो ये इसके मेन मोटिव होंगे। क्लियर। और ड्रिंकिंग वाटर भी एनहांस होगा। ठीक है। जो भी एरिया बॉर्डर पे आ रहे होंगे, जो भी बेसिन एरिया है, जो भी विलेज है, जो भी सिटीज है, जो भी बैंक पर आ रहे होंगे इन रिवरों के, तो उनका ड्रिंकिंग वाटर लेवल ही बढ़ जाएगा। क्लियर। तो ये कई सारे इसके बेनिफिट है। अब देखते हैं कब ये साइन होता है। भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के सीएम है और मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, तो ये कब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करते हैं जिससे रिवर लिंकेज होगा। क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लोब नेटवर्क, और ये लास्ट न्यूज है आज की। ग्लोब नेटवर्क देखो दोस्तों, G20 आप जानते हो, ग्रुप 20। G20 के बारे में बच्चा जानता होगा कि G20 क्या है, ग्रुप 20 क्या है, ये बच्चा जानता होगा क्योंकि 2023 में इंडिया ने G20 को होस्ट किया था और 2024 में G20 को होस्ट करेगी ब्राजील कंट्री होस्ट करने वाली है एट द मंथ ऑफ नवंबर में इसकी मीटिंग होगी। अभी छोटी मोटी मीटिंग चल रही है। क्लियर। तो ग्लोब नेटवर्क बना था G20 ने ग्लोब नेटवर्क बनाया था G20 ग्रुप में। और ग्लोब का फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट ऑथोरिटी। ये इसका वी कैन से मेन फुल फॉर्म है। क्लियर। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट ऑथोरिटी। क्लियर। ये बनी थी G20 के टाइम। और इसका मेन मोटिव क्या है दोस्तों? इसका मेन मोटिव है कि करप्शन और वी कैन से असेट रिकवरी के लिए एक्शन लिया जाए। क्या करा जाए? एंटी करप्शन और जो असेट रिकवरी है इसके लिए एक्शन लिया जाए। देखो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है उसके लिए भी एक्शन लिया जाए, इसका मेन मोटिव है। क्लियर। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि अभी ये न्यूज में क्यों है। देखो इसकी अभी एक मीटिंग हुई थी। कहां पर मीटिंग हुई थी? बीजिंग में। बीजिंग क्या है? कैपिटल है चाइना की। बीजिंग में मीटिंग हुई थी और इंडिया इसका मेंबर बन गया है। इंडिया बिकम मेंबर ऑफ ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी। क्या है दोस्तों? स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बन गया है। क्या बन गया है? इंडिया बिकम मेंबर ऑफ ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी। क्लियर। अब इंडिया तो इसका मेंबर बन गया है, पर इंडिया को मेंबर क्यों बनाया है?
इंडिया का कहना है, इनका कहना है और कंट्रियों का, ग्लोब नेटवर्क के जो मेंबर हैं, कि इंडिया इज गुड एट एंटी करप्शन। वी कैन से एंटी करप्शन एक्शन में इंडिया बड़ी अच्छी है। मुझे लगता नहीं है ऐसा आपको लगता है क्या इंडिया के अंदर करप्शन नहीं है, एंटी करप्शन में अच्छा एक्शन ले रही है? हालांकि हाँ, अपोजिशन पार्टी के एंटी करप्शन में अच्छे जेल जा रहे हैं, इतना तो मुझे लगता है। क्लियर? तो क्लियर, अपन अपन पढ़ते हैं। तो स्टीयरिंग कमेटी का इंडिया मेंबर बन गया है और एंटी करप्शन के लिए है ये बॉडी जो नेटवर्क है। क्लियर? तो ये प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, वी कैन से इट इज अ इंटरनेशनल, इट इज अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू टेक एक्शन अगेंस्ट करप्शन एंड वी कैन से असेट रिकवरी। क्लियर? तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि ग्लोब नेटवर्क क्या है। ये G20 बना था और इंडिया इसका मेंबर बन गया है, स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बन गया है, और इसका मेन मोटिव है प्लेटफॉर्म का कि एक्शन लेना है एंटी करप्शन और असेट रिकवरी के लिए एक्शन लेना। तो इसी के साथ 27 सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, एग्जैक्ट टाइम 10 o'clock को। क्लियर? हालांकि ये वीडियो लेट हो गया वो अलग बात है। क्लियर? तो मैनेज कर लो, एक दिन चलता है, बीमार भी हूँ। क्लियर? तब तक के लिए जय हिंद।